नाउ द क्वेश्चन दैट रेज इन आवर माइंड कि हम मोल को यूज़ क्यों करते हैं। मोल बेसिकली हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है, जिसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम विल गोना रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू गिव अस 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अगर अब मैं आपको कह दूंगी कि 1 मोल ऑफ सोडियम लेकर आए, उसका क्या मतलब होगा कि आपको 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सोडियम एटम्स लाने होंगे। ठीक है, उस तरह अगर आप ढूंढने निकल जाए तो सारी जिंदगी भी आपको लग जाएगी, आप नहीं ला सकते, क्योंकि मोल एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 1 मोल आपके पास किसके बराबर है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, 23 पार्टिकल्स होंगे इसमें 1 मोल में। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है आपके पास। ये इतनी बड़ी वैल्यू है, आप इस चीज से गेस कर सकते हैं कि अगर आप उनके पास गोल्फ बॉल्स हों, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि आप 1 मोल ऑफ गोल्फ बॉल्स लें, इसका क्या मतलब होगा कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 बॉल्स आपको लानी होंगी। वो लाने के लिए आपको इतना बड़ा बैग चाहिए, इस अर्थ के साइज का बैग चाहिए आपको, तो उसमें 1 मोल ऑफ गोल्फ बॉल आ सकती है। मोल इतना बड़ा यूनिट है आपके पास। तो ये तो सेंसिबल नहीं होगा कि अगर हम लोग काउंटिंग के थ्रू एटम्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां आप 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है, और 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 तक उसको काउंट करना की कोशिश करें तो भी 11 ईयर्स लग जाएंगे आपको। ये इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने मोल को आपके पास मैस ऑफ अ सब्सटेंस से रिलेट कर दिया। ठीक है, अब वो हम देखते हैं कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस से उन्होंने कैसे रिलेट किया। ये आपको पता है कि जब एटम्स होंगे आपके पास तो वो एटॉमिक मैस होगा, जब मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर मैस होगा। ठीक है, और जब आपके पास फॉर्मूला यूनिट होंगे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा? फॉर्मूला मैस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मैस आपके पास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मैस आपको पता है एटम्स का मैस होगा। ठीक है, ग्राम्स का क्या मतलब है? इन ग्राम्स। ठीक है, पहले हम लोग एटॉमिक मैस यूनिट में कैलकुलेट करते थे, अब हम उसे ग्राम्स में करेंगे। ठीक है, हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मैस। ठीक है, एटम का वो मैस जो हम ग्राम्स में कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मैस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि साइंटिस्ट ने फिर क्या कहा? साइंटिस्ट ने कहा कि मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल होगा? द एटॉमिक मैस ऑफ अ कार्बन। ये आप पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मैस आराम से कैलकुलेट देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मैस कार्बन का क्या है? आपके पास 12 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा 12 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो आपके पास जो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट है वो किसके इक्वल है? मैस ऑफ दैट एटॉमिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये देखिए मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन फिर आपके पास किसके इक्वल है? 12 ग्राम्स के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह आपके पास मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आपके पास किसके बराबर? मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आपके पास फिर किसके इक्वल है? एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम की, जो आपके पास क्या है? 23 ग्राम। इसी तरह जिंक के लिए भी। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मैस है वो कितना है? 12 ग्राम है आपके पास। ठीक है, अब और हमने क्या कहा है कि 12 ग्राम 1 मोल में आपके पास कितने एटम्स हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन का मैस 12 ग्राम्स है और उस 12 ग्राम में आपके पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हैं कार्बन के। ठीक है, दोबारा सुनिए इसको सोडियम के लिए कि 1 मोल ऑफ सोडियम का जो मैस है वो आपके पास 23 ग्राम है और उस 23 ग्राम में आपके पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सोडियम एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया इस तरह से कि 1 मोल ऑफ जिंक का मैस किसके इक्वल है? उसके एटॉमिक मैस के इक्वल है और उस एटॉमिक मैस में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ
जिंक एटम्स मौजूद हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एलिमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। मैस से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये मैस है। मॉलिक्यूलर मैस मतलब मॉलिक्यूल का मैस इन ग्राम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। जब भी किसी मॉलिक्यूल का जो मैस है वो ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो आपके पास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस होगा। अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर में आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास सबस्क्रिप्ट है हाइड्रोजन और उसको लिखेंगे और फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस के लिए हमेशा हमने एटॉमिक मैस जो होता है उसको कंसिडर करना होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो मैं लिख लूंगी आपके पास एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए मैं उसको सिंबल डाल रही हूँ, प्लस एटॉमिक के लिए अब मैं 80 लिख रही हूँ, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट में आपके पास 2 है, इसका मतलब है कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है इस पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। और हम इस पूरे मॉलिक्यूल का ही मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगी, ठीक है। अब आपके पास आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह 2 लिखना है, ठीक है। एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना है, ये आप आराम से पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 1.008, ठीक है। और ऑक्सीजन का आपके पास कितना है 15.9, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगी ये 16 हो जाएगा, 1.008 को राउंड ऑफ करूंगी ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को ईजीस्ट रखने के लिए हम इन्हें राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। 1 प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना है 16, 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2 प्लस ये वाला 16 आपके पास 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन ग्लूकोज आपने कैलकुलेट करना है C6H12O6, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हमारे पास कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम लिख लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस उसके बाद आप लिखेंगे एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आपके पास और कौन है, ऑक्सीजन है, तो आप लिख लेंगे एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबस्क्रिप्ट में आपके पास कार्बन कितने हैं 6, तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं 12, तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं 6, तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपके पास क्या, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन आपके पास क्या होता है, जो हमने पीरियोडिक टेबल से देखा वो है हमारे पास 12, ठीक है। और एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है 1, इसके अलावा एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है 16। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स 12 प्लस 12 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 16, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 180 ग्राम्स। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मैस है ग्लूकोज का, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्राम फॉर्मूला मैस, ठीक है। फॉर्मूला मैस आप किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, और जब ये आप कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स में तो इसे हम कहते हैं ग्राम फॉर्मूला मैस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आयन है, सोडियम आपके पास पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आपके पास नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैस हो, मॉलिक्यूलर मैस हो, जो भी हो, आपने इनका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एक है। पहले आपने इनका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम लिख लेना है, एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम भी 1 है,
क्लोरीन भी 1 है, तो आपको पैरेंथेसिस लगा के 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। जो 1 है उसके लिए आपको पैरेंथेसिस लगा कर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है आपके पास 23, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होता है आपके पास 35.5, ठीक है। तो 23 प्लस 35.5 आपके पास क्या हो जाएगा, 58.5 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राम फॉर्मूला मास है, ठीक है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके पास ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम फॉर्मूला मास हो, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर मास, ठीक है। मोलर मास आपके पास एक जर्नलाइज्ड टर्म है, ठीक है। एक जर्नलाइज्ड टर्म इसी तरह है कि मोलर मास का मतलब आपके पास क्या है, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर मोलर मास, मास किसी भी एक मोल का, ठीक है। ये आपके पास इसका मतलब है मोलर मास, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी है, ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस क्या होता है। एटॉमिक मास और मोलर मास में आपके पास बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो एटॉमिक मास होता है वो मास होता है किसी भी एक एटम का, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इन एन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यूनिट आपके पास ये होता है। एटॉमिक मास आपके पास मास होता है किसी भी एक एटम का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपके पास होगा मास किसी भी एक मॉलिक्यूल का, फॉर्मूला मास होगा मास किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट का, ठीक है। लेकिन मोलर मास आपके पास होता है मास किसी भी एक मॉलिक्यूल का, सॉरी किसी भी एक मोल का। मोलर मास आपके पास होता है मास किसी भी एक मोल का, ठीक है। अब वो मोल आपके पास एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो मोलर मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट, ये सब आपके पास क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। तो मोलर मास सिंपली रिप्रेजेंट करता है ग्राम एटॉमिक मास को और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास को, जब ये मोल्स के लिए हो, ठीक है। तो 1 सोडियम एटम का आपके पास क्या मास होगा, 23 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एंड 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स आपके पास क्या मास होगा, 23 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। एक सोडियम एटम का आपके पास 23 एटॉमिक मास यूनिट है और 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का आपके पास क्या मास है, 23 ग्राम्स पर मोल। इसका मतलब ये है कि आपके पास 23 ग्राम्स हैं किसके, एक मोल के। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर today's class. Do let me know if you have any question in the comment section. Thank you.